हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सुपरस्टार ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ आफ्ताब आलम और आज मैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, ये क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में कितने तरीके के चेंजेबल होता है। ओके, यानी कि परिवर्तन कितने तरीके का होता है। तो इसको सीखने से पहले आप लोग कलम और कापी साथ में आप लोग अपने बुक को लेकर बैठें, क्योंकि यहाँ पर केवल टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। आप लोग यदि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो अपने बुक से ज़्यादा लिखें, अपने बुक से टॉपिक को लिखें। इससे क्या होगा, आपका हैंड राइटिंग पावर बढ़ेगा और आप अच्छे ढंग से लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग मेरे इस वीडियो पर कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर नया हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हम लोग क्लास 7th 8th में सीख चुके हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है, याद करते हैं। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे बॉडी या कहीं भी देख लो, दो ही तरीके के चेंजेस हम लोगों को दिखाई देगा। एक हम लोगों को दिखाई देगा भौतिक परिवर्तन और एक हम लोगों को रासायनिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ओके, यानी कि फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेस। ओके, ये फिजिकल चेंजेस होता है ना, ये क्या होता है तो आप लोग देख पा रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, बर्फ़ जो है पिघल रहा है, ये हमारा फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं कि डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, यानी कि चीनी को जल में घोलना, ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। कटिंग ऑफ वेजिटेबल, यानी कि सब्जी को कटना, ये क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है इसमें भौतिक परिवर्तन में कि पदार्थ जो है वही रहता है, बस उसकी आकृति बदल जाती है। ओके, यानी कि उसका अवस्थाएं बदल सकती है, ठीक है ना। दो ही स्थिति होता है, या तो उसकी आकृति छोटी बड़ी हो जाएगी या उसकी अवस्थाएं बदल जाएगी, यानी ठोस से द्रव में हो सकता है या द्रव से गैस में हो सकता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस में देख रहे हैं, ठोस से वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और कटिंग ऑफ वेजिटेबल में आप क्या देख रहे हैं कि सब्जी है वो टुकड़ों में बट रहा है, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें जो आप पदार्थ लिए हैं वो टूट कर फिर से रिकम्बाइन होगा। ओके, यानी कि फिर से पुनर्संगठित होगा, पुनः फिर से वो उसका एटम जो होता है यानी कि परमाणु होता है फिर से सजता है और एक नया पदार्थ बनाता है। और वो जो नया पदार्थ होगा वो बिल्कुल अपने पुराने वाले से डिफरेंट होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो आप बता सकते हैं कि मिल्क से दही का बनना, यानी दूध से दही का बनना, ये हमारा क्या है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। बर्निंग ऑफ पेपर, या आप वुड भी लिख सकते हैं, यानी कि आप पेपर को जलाओ, एक कागज़ को जलाओ या लकड़ी को जलाओ, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारा केमिकल चेंजेस है। ओके, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं बहुत सारे। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना, ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर। और भी एग्जांपल होता है बहुत सारा, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पचना, ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि इसमें नए पदार्थ का जो निर्माण होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा अपने पुराने वाले से। ओके, जैसे मैं बोलूँ H2+O2, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। H2 हमारा ये गैस है और ये O2 क्या है, ये भी हमारा गैस है, और दोनों रिएक्शन करके हमारा क्या बनाया, जल बना लिया। तो जल हमारा लिक्विड बना लिया, और ये लिक्विड बिल्कुल इन दोनों से डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए,
जल जो है वो H2O के फॉर्म में होता है, और हमारा बर्फ़, जल से बना हुआ बर्फ़, ये भी क्या होगा, H2O के फॉर्म में होगा। और इससे अगर गैस बना दिया जाए, भाप बना दिया जाए, वाष्प, तो ये भी हमारा H2O के फॉर्म में होगा। फ़र्क कितना होगा कि ये हमारे लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, और ये हमारा आ जाओ गैस के फॉर्म में रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसमें क्या हो रहा है, केवल और केवल इसकी अवस्थाएं चेंज हो रही है, लेकिन उसका रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल सेम है। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें बिल्कुल उसका रासायनिक गुण ही बदल जा रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यदि आप लोगों को रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा, केमिकल चेंजेस समझ में आ गया होगा, तो ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाएँ, इसी रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएँ कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करता है और चेंज होकर नए गुण वाले पदार्थ बनाता है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नाम रख देते हैं। समझ में आया? इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है, यानी कि जो इसमें सब्सटेंसेस भाग ले रहा है, इसका हम लोग नाम रखते हैं अभिकारक। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अभिकारक। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट का मतलब होता है रिएक्ट करने वाले। यही दोनों रिएक्ट किया है, यही दोनों यानी कि आपस में मिला हुआ है, अभिक्रिया किया हुआ है, और अभिक्रिया करके क्या बनाया हुआ है, वाटर बनाया हुआ है, जल। तो वाटर हमारा प्रोडक्ट का फॉर्म बना है, इन दोनों के अभिक्रिया करने के फल स्वरूप बना हुआ है, इसका रिजल्ट है। इस रिजल्ट को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल। इसे उत्पाद भी बोला जाता है, उत्पाद। तो आप लोग अच्छे ढंग से इसको समझें और अपने बुक से नोट करें, ठीक है? क्योंकि तेज स्टूडेंट वही होता है जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वो अच्छे ढंग से नोट्स बना ले, ओके? और उसको हमेशा अपने माइंड में रखे, उसको रिवीजन करते रहे, ताकि वो अपने बोर्ड में अच्छे ढंग से लिख सके, ओके? चलिए, तो अभिकारक और प्रतिफल समझ में आ गया। अब चलिए, अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कैसे हमको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए, जिसको देखकर ही आप बता सके कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए, उसको समझने के लिए हमको कुछ क्रियाकलाप करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, ओके? तो चलिए हम सीखते हैं कुछ एक्टिविटी करके। तो इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। क्या लेते हैं? ये रिबन है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम, ओके? ये मैग्नीशियम का जब रिबन है तो इसको हम बर्न करेंगे, जलाएंगे किसमें? ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ओके? तो यहाँ पर ऑक्सीजन हम लिख देते हैं। चलिए, प्लस इसलिए क्या है क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को दोनों को हम ले रहे हैं एक साथ। तो हम लोग जब हम समीकरण यानी कि जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें हम प्लस का ही सिंबल देते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक है तो उन दोनों के बीच में हम प्लस दे के रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? तो ये हमारा मैग्नीशियम का रिबन है। अगर मैं इस रिबन को जलाना चाहूँ तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कोई भी चीज़ तभी जलता है जब उसे ऑक्सीजन मिलता है, O2। तो इसको ऑक्सीजन मान के चलो मिल रहा है, ठीक है? अब हम इसको बर्न करेंगे एक बर्नर के हेल्प से। तो मान चलो इसी को हम अपना बर्नर मान लेते हैं, बर्नर मतलब लैंप, ओके? स्टॉप, ओके, जिसे हम जलाएंगे। लेकिन आप लोग इस फोटो में देखिए कि जब ये मैग्नीशियम जल रहा है तो पूरा डेजलिंग लाइट के साथ जल रहा है, चकाचौंध रोशनी के साथ, ठीक है? और जब ये जलेगा तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, ओके? यानी कि ये श्वेत रंग का चूर्ण, ओके, पाउडर, ओके? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठेगा। क्या क्वेश्चन उठ सकता है
कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो जलाने से पहले इसे खूब अच्छे से रेगमॉल यानी कि हम लोग इसे सिरिस पत्र से साफ़ कर लेते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि याद रखें मैग्नीशियम जब है, ये मैग्नीशियम जो है वो धातु है, मेटल है। अब मेटल को लंबे समय तक हवा में छोड़ दिया जाता है तो मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन कर कर ऊपर अपने एक ऑक्साइड का परत बना लेता है, लेयर। ओके, ये लेयर जो होता है ना, ये लेयर ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है। ऑक्सीजन अब इस पर लगेगा यानी कि मैग्नीशियम पर नहीं टच कर पाएगा। ओके, तो जब हम जलाएंगे तो जो हमारा लौ है आग का, वो केवल इसी को टच करेगा, उसको नहीं कर पाएगा, तो वो जलेगा नहीं। जलने में ये जो ऑक्साइड का लेयर है अवरोध उत्पन्न कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। ओके, तो जब रुकावट डाल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको जलाने से पहले सिरिस पत्र से इसको खूब अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के संपर्क में डायरेक्ट आ जाए। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया डायरेक्ट और ये आसानी से जल सके। क्लियर? इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं जी, जलाने से पहले अच्छे ढंग से रेगमॉल से यानी कि जो आपका सैंड पेपर होता है, सिरिस पत्र, उसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेते हैं। आप लोग देखे भी होंगे उस सिरिस पत्र को, फोटो में देख लीजिए। ओके, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठ सकता है। यदि वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिपीट करके देखें, इससे क्या होगा, आपका क्लैरिटी बढ़ेगा, समझने की टेंडेंसी बढ़ेगा। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी था एनसीईआरटी का, और इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि ऑक्सीजन हमारा गैस है, ये हमारा सॉलिड है, दोनों रिएक्शन किया तो इसका स्टेट बदल गया, यानी कि पाउडर बन गया, चूर्ण बन गया, यानी कि इसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया। साथ साथ में क्या हमको मिला कि इसमें से बहुत सारा हीट निकला, जो डेजलिंग लाइट के साथ जल रहा था, लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस हुआ। तो ये दिमाग में रखेंगे कि जब रासायनिक अपक्रिया हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ और उष्मा का उत्सर्जन हुआ। चलिए, ये बात हम याद रखिएगा क्योंकि यही बात को हमको लिखना है, क्योंकि हम यही प्रेक्षण कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, हम दूसरा एक्टिविटी ले रहे हैं। आप लोग दूसरा एक्टिविटी क्या लेंगे, तो ये इमेज में देखिए, इमेज में आप देखिए यहाँ पर 3 बीकर रखा हुआ है, 1 2 3। ओके, एक यहाँ पर जो बीकर एक फर्स्ट है उसमें बिल्कुल प्लेन पानी दिखाई दे रहा है, एक जो डाला जा रहा है वो भी एकदम प्लेन है। प्लेन है मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उससे लाइट पास कर एकदम पानी की जैसा है। ठीक है, एक का नाम है लेड नाइट्रेट। ओके, एक दोनों घोल है, एक लेड नाइट्रेट है और दूसरा पोटेशियम आयोडाइड है। ओके, तो जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हम लेड नाइट्रेट में डालते हैं, क्लियर, तो क्या होगा, येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा। येलो कलर का उसका कलर क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। अब वो अंडे के जर्दे जैसा वो येलो होते होते नीचे जाकर बैठ जाएगा। तो जब नीचे जाकर पेंदे में बैठ जाता है उसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। क्लियर, यानी कि प्रिसिपिटेट। और इस अपक्रिया का नाम हम लोग अवक्षेपण अपक्रिया भी रखते हैं। आगे चल को इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लेड नाइट्रेट में जब पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया जाता है, डाला जा रहा है, तो इसका कलर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। अब बना क्या रहा है, तो बनाएगा लेड आयोडाइड बनाएगा और लेड आयोडाइड येलो कलर का बनाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये हमारा सेकेंड एक्टिविटी था। चलिए, तो आप लोग तीसरा एक्टिविटी को देखिए। तीसरा एक्टिविटी में क्या है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड राइट। क्लियर, ये बेरियम क्लोराइड को यदि आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करा दें, तनु, आप लोग फोटो देख के समझ लीजिए, ठीक है ना। तनु सल्फ्यूरिक एक तेजाब है, समझ लीजिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यदि इनसे रिएक्शन करा दे, ये दोनों रंगहीन, ये भी रंगहीन है, रंगहीन, ये भी रंगहीन। अगर फिर ये दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस एक क्लोराइड और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, आप लोगों को रिएक्शन दिख रहा होगा फोटो में। देखिए, ये
जो बेरियम सल्फेट बनाएगा ये श्वेत कलर का बनाएगा। किस कलर का? श्वेत। क्लियर? यानी कि व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनाएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या दिखाई दिया कि रासायनिक अपक्रिया हुआ तो कलर में चेंज हुआ। ओके, अब चलिए, तो एक्टिविटी से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, अब एक्टिविटी 4 ले रहे हैं, ठीक है ना। हम जिंक ले लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। तन्नू, तन्नू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि तन्नू पतला सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो जो ट्यूब में करेंगे वो ट्यूब फटे ना। क्योंकि अगर हम सांद्र ले लें, कॉन्क ले लें, कॉन्सनट्रेटेड एसिड ले लें, तो हो सकता है रिएक्शन करने पर उससे बहुत ज़्यादा हीट निकले तो टूट जाए फ्लास्क, ठीक है। तो इसलिए हम लोग तन्नू लेते हैं, पतला सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, यानी तन्नू सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इस फोटो में एक फ्लास्क है। फ्लास्क मतलब कोनिकल फ्लास्क, इस तरह से एक कोनिकल फ्लास्क है। आईसी के अंदर एक कार्क लगा हुआ है। फोटो में आप देखिए, एक कार्क जो है ये एयर टाइट होता है, यानी कि इसमें से हवा बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए एक पाइप लगा देते हैं ताकि जो भी एयर इसमें बनेगा वो बाहर से साइड से लीकेज ना होकर यहाँ से जाएगा, ठीक है। और इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड रखते हैं। क्या रखते हैं? H2SO4। ओके, इसका फॉर्मूला आता है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और इसके अंदर हम जिंक का ग्रेन्यूल्स डालते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, Zn है ना। ग्रेन्यूल्स का मतलब दाना, ठीक है ना, दानेदार जिंक, दानेदार, ठीक है। उसके चूर्ण डालते हैं। जैसे चूर्ण डालेंगे तो इसमें से बबल्स निकलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेगा, जिंक सल्फेट। ओके, अब प्लस में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस और हीट भी प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा वो इससे बाहर निकलेगा, ठीक है, होते हुए बाहर चला जाएगा। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर गैप भी कर देता है, छोड़ भी देता है, तो आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा गैस होनी चाहिए। कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस ही है? तो आप यहाँ पर जलती हुई संठी यदि लेके जाएंगे, जलती हुई संठी यदि लेके जाएंगे तो ये पॉप साउंड देकर ये जलना, फट फट का आवाज़ देकर चलना शुरू कर देगा। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड यानी कि फट फट का आवाज़ देकर जलता है। इसका मतलब क्या? ये जो गैस निकल रहा है हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस ही है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कर रहा है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से? हाइड्रोजन गैस। तो आप यहाँ पर ये सारे देख पा रहे हैं, इसमें से इस फ्लास्क को यदि आप टच करेंगे तो ये गर्म भी होगा, ठीक है ना। और भी यहाँ पर एक और एक्टिविटी देख रहे हैं, और ये सारी एक्टिविटी से कुछ कंक्लूजन निकल कर आएगा, कुछ आंसर आप लोगों को निकल कर आएगा, कुछ ये प्रेक्षण आप लोग करेंगे तो कुछ प्रेक्षक वर्ड निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बुझा हुआ चूना ले लीजिए, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, अब प्लस वाटर ले लीजिए, जल। तो आप ध्यान दीजिए, बिना बुझा हुआ चूना जो है तो पत्थर टाइप का मिलता है या बोरिया में आता है। जैसे आप उस पत्थर टाइप के बिना बुझा हुआ चूना को आप डालेंगे जल में, तो वो जल में जैसे जाएगा बहुत सारे उफान आ जाएगा उस जल में, ठीक है, यानी कि वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो बनाएगा क्या? तो हमारा बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब प्लस में उष्मा मतलब हीट, ठीक है, आ रहा समझ ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बिना बुझा हुआ चूना को जल में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो बबल्स निकलना शुरू हो जाए, यानी कि उसमें से उफान आ जा रहा है, खोलना शुरू हो जा रहा है, और बहुत सारा मात्रा में हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और अवक्षेप के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट अवक्षेप बना रहा है जो नीचे जाकर तलछट में बैठ रहा है। क्लियर? तो आप ये सारे एक्टिविटी से, क्रियाकलाप से क्या ऑब्जर्व किए? ये सारे क्रियाकलाप करने से हमको ये रिजल्ट निकल कर आता है कि हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित प्रेक्षण के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। वो कौन सा प्रेक्षक है? तो फर्स्ट है हमारे अवस्था में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट में परिवर्तन होनी चाहिए अगर रासायनिक अपक्रिया हुआ है तो।
दूसरा रंग में परिवर्तन होनी चाहिए। ओके, देख पा रहे हैं लोग। और छेप का बनना, और छेप यानी कि प्रेसिपिटेट बनता है। गैस का निकलना यानी कि एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, ठीक है, H2 गैस जैसे बाहर निकल रहा था। और ताप में परिवर्तन यानी कि उसका ताप जो था उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ओके, ये 5 प्रेक्षक है जिसके आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, ये सारे प्रेक्षक जो है, ये सारे प्रेक्षक आसानी से हम ऑब्जर्व कर लिए, आसानी से प्रेक्षण कर लिए। तो जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई चीज़ आसानी से प्रेक्षित कर लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस रासायनिक अपक्रिया का अभिलक्षण कहते हैं या विशेषता कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रासायनिक अपक्रिया की क्या विशेषताएं होती है, यानी कि क्या उसका अभिलक्षण होता है। तो आप बताइएगा कि रासायनिक अपक्रिया में वे सारे प्रेक्षक जिससे मैं आसानी से प्रेक्षण कर सकता हूँ, आसानी से देख सकता हूँ, उसी का हम लोग नाम क्या रखेंगे, वही हमारा क्या है, रासायनिक अपक्रिया का यानी कि विशेषताएं हैं या अभिलक्षण है। ओके, बहुत भारी नहीं है, आप केवल पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेहनत किसी का व्यर्थ नहीं जाता है। ओके, आज मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा भी मेहनत एक दिन रंग ला सकता है, आप लोगों को सिखाने का काम आ सकता है। ओके, यदि मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है, मैं जब लाइक और कमेंट्स को पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर एक एनर्जेटिक पावर इंक्लूड हो जाता है और मैं और भी मेहनत करने के लिए एक्टिव हो जाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये सारे काम करें, इसमें कुछ आप लोगों को लगने वाला नहीं है, आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिल सकता है। ओके, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा ये काम कर दीजिए। ओके, अब चलिए, ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो स्टार्ट हो जाता है हमारा मेन पॉइंट, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसे हम लोग शब्दों में व्यक्त करते थे, ठीक है। मैं उसे ऐसे ही बोल देता था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, जल बनाता है। लेकिन मैं किसी तरीके से उस रासायनिक अभिक्रिया को, ओके, रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत और सूत्र के मदद से लिख दे, तो संकेत और सूत्र के मदद से लिखना ही क्या कहला जाएगा, रासायनिक समीकरण। देखिए, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, इसको हम लोग शब्द समीकरण बोलेंगे। क्या नाम देंगे, शब्द समीकरण, क्योंकि इसे शब्दों में लिखा गया है। देखिए, शब्दों में लिखने से मुझे खास इन्फॉर्मेशन यानी कि खास सूचना नहीं प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, जल लिखा हुआ है, लेकिन क्या हमको पता चला है कि कितना हाइड्रोजन लगा है, कितना ऑक्सीजन लगा हुआ है और जल का कितना अणु बना हुआ है, ये हमको पता नहीं चल रहा है। तो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमको ज़्यादा नहीं मिला है, यानी कि इससे हम लोग को खास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। केवल बस इतना पता चल रहा है कि जल बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए, तो इसे हम और बेहतर बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए हम लोग बस इसी का हम लोग संकेत ले लेंगे या इसका जो सूत्र होता है उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो संकेतों और सूत्रों की सहायता से यदि हम रासायनिक अभिक्रिया के शॉर्ट रूप लिख दे, यानी कि न्यूनतम रूप को लिख दे, सांकेतिक रूप को, तो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन का हम देंगे H2 प्लस ऑक्सीजन का O2, यही सूत्र होता है। रिएक्शन करके H2O बनाएगा 2H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, आगे अणु को दिखाते हैं, यहाँ पर परमाणु को, यानी कि आगे मॉलिक्यूल को, यहाँ पर हम लोग एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु 2 अणु के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु 1 अणु मिलकर जल का 2 अणु बनाया हुआ है। कितना अणु, 2। ये जल का फॉर्मूला होता है, ये 2 अणु बनाया हुआ है, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, मॉलिक्यूल और एटम, तो एटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है और मॉलिक्यूल को यहाँ पर। उसी तरह से मैग्नीशियम का Mg होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन का O2, दोनों रिएक्शन करके क्या बना लिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2Mg, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैग्नीशियम के 2 अणु मिलकर ऑक्सीजन के 2 परमाणु से संयोग करके, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु का निर्माण हुआ है, 2 अणु है, ठीक है। तो कितना अच्छा लग रहा है, इससे हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी मिल जा रहा है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है
कि इसमें मैग्नीशियम के संकेत क्या होता है, तत्व क्या होता है, और कितने अणु भाग लिया हुआ है, कितने परमाणु भाग लिया हुआ है, इसका द्रव्यमान क्या है, ये सारे चीज़ों का सूचना हम लोग को मिल जाता है। क्लियर। और देखिए, तो इसी का नाम हम लोग क्या नाम रखेंगे, रासायनिक समीकरण। क्या नाम रखेंगे, रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है ये है रासायनिक समीकरण लिखना। कैसे हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण को, उस समय से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। आई होप आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा कि कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, तो अभिकारक को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, LHS, ओके, साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। और उत्पाद को यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको राइट हैंड साइड रखेंगे। R से राइट है, H से हेड और S से साइड, यानी कि दायां भाग और इसको बायां भाग। आ रहा समझ में। और भी ध्यान दीजिए, अगर एक से ज़्यादा अभिकारक हो तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। और एक से ज़्यादा उत्पाद हो तो उसके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। बस आप लोग का ये बेसिक आइडिया है लिखने का, ठीक है। अब चलिए रासायनिक समीकरण को आप अच्छे ढंग से सीख लिए। रासायनिक समीकरण जो होता है दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा जो होता है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे हम लोग कंकाली समीकरण भी बोला जाता है, क्योंकि ये केवल कंकाल ढांचा होता है, यानी कि स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होता है, ओके। अब चलिए सबसे पहले हम ये जान लें कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो बोला जाता है वैसा रासायनिक समीकरण, ओके, जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। हाँ, इसी डेफिनेशन को यहाँ पर स्किप करके लाए तो इसमें भी बोलेंगे वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो एक डेफिनेशन यदि आप लोगों को याद हो गया तो दोनों याद हो जाएगा। क्लियर। इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए H2 + O2, ये दोनों रिएक्ट करके H2O बनाएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दें, H2 + O2 और रिएक्ट करके H2O बनाया। आप लोग यहाँ पर ध्यान दिया, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी देखिए हमारा डेफिनेशन क्या बोला है कि वैसा रासायनिक समीकरण जो अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के, विभिन्न, एक है, एक है, एक है, एक है, ठीक है, विभिन्न, तो ये अभिकारक है, वो उत्पाद है। तो पहले हम अभिकारक को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, अभिकारक को, अभिकारक। उसके बाद हम चेक करेंगे उत्पाद का। तो अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, उत्पाद में भी 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में 2 परमाणु है, ठीक है, हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, ऑक्सीजन में 2 परमाणु है, सॉरी। तो चलिए चेक करते हैं, हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, उत्पाद में आ जाओ, इसमें भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, अभिकारक के ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं और उधर केवल 1 है, तो इसमें दोनों साइड बराबर नहीं है, बराबर नहीं ना, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो बराबर नहीं है। तो इस समीकरण को हम लोग केवल असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना, 4 हो गया, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 4 हो गया। तो अब इसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर देखिए Zn जिंक + H2SO4, चलिए इसको देख लेते हैं क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 + H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिंक का 1 परमाणु है तो उत्पाद में भी जिंक का 1 ही परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो उत्पाद में भी 2 ही परमाणु है। सल्फेट के देख लो 1 परमाणु है तो यहाँ पर सल्फेट का 1 ही परमाणु है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 2 तरीके के समीकरण हमारा हो जाता है, एक संतुलित, एक होता है असंतुलित। लेकिन कभी भी आप लोग याद रखें कि जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो उसे संतुलित करके ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, तो आप अपने बुक में उसका आंसर देंगे, अपने जो कॉपी है उस पर आंसर देंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश, अतः द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। समझ में आया।
कि नहीं? अगर आया तो लाइक करते जाइए वीडियो को। ओके, चलिए तो अब हम सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण जब दिया रहे असंतुलित तो उसको संतुलित कैसे करेंगे। तो आप लोग बेहद दिलो जान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम बहुत ही अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए सीखते हैं इसको पहले इरेज कर ले। चलिए तो देखते हैं इसको, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधि होता है। तो अभी क्लास 10th में फिलहाल हम लोग को 2 ही विधि को पढ़ना है। एक अनुमान विधि यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हम ट्रायल करेंगे, अनुमान लगाएंगे, अनुमान लगा के हम अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। और दूसरा जो विधि है बीजगणितीय विधि यानी कि अलजेब्रिक मेथड, इससे हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रासायनिक समीकरण को भी हम बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सिंपल क्वेश्चन के लिए ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीट एंड ट्रायल मेथड को सीखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे। तो आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, मान चलो हम इसको कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप आप लोग कभी भी ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले बॉक्स में भरेंगे। तो Fe को बॉक्स में भर लिए, इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, Fe को बॉक्स में रखेंगे, फिर H2O को बॉक्स में रख लेंगे, इतना तो आप काम कर ही लेंगे। फिर इधर वाले उत्पाद को कर लीजिए Fe3O4, इसको बॉक्स में भर ले, फिर H2 को बॉक्स में भर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे हैं उसी तरीके से हम उसको बॉक्सिंग कर लिए हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड यानी कि सबसे जटिल जो सूत्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इधर दिखाई दे या इधर दिखाई दे, आप सबसे पहले जटिल सूत्र को सेलेक्ट करेंगे। तो Fe3O4 जटिल है, तो आप ध्यान दीजिए इस जटिल सूत्र में Fe कितना है? तो Fe यहाँ पर 3 है, और इधर Fe कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसका कोफिशिएंट गुणांक 3 रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर यहाँ बताया ऑक्सीजन 4 है, इधर देखो तो कितना है? 1 भी नहीं है, 1 है केवल। तो हम 4 से वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि ये तो बराबर हो गया, Fe3 हो गया, Fe3 हो गया, O4 हो गया और यहाँ पर O4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में सोचिए, हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया, 4 दूना 8, लेकिन इधर तो हमारा केवल कितना है? 2 है। तो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी 8 हो गया। अब आप सिंपली इसको ऐसे ही एज इट इज लिख दीजिए। क्लियर? आप यहाँ पर 4H2O आप गुणा नहीं करना है, केवल गुणांक के रूप में छोड़ देनी है। तो Fe3O4 ओके प्लस 4H2 आप यहाँ पर लिखेंगे और यही आपका करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, यानी कि आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। आप फिर इसको काउंट कर लीजिए दोनों साइड, क्या ये सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। तो 3Fe तो यहाँ पर 3Fe, 4O तो यहाँ पर 4O, ठीक है ना। 4 दूना 8 हाइड्रोजन तो यहाँ पर 4 दूना 8 हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब क्या? हमारा ये समीकरण बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब हम एक और जो क्वेश्चन था उसको करते हैं। N2 प्लस H2 ये दोनों रिएक्ट करके NH3 बनाया हुआ था। चलिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या है? इसको बॉक्सिंग करना। तो आप लोग सिंपली बॉक्सिंग कर लीजिए। अगर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बेफिक्र एक ही स्टेप में कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लिकेटेड में आइए। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, कितना है? 1 है। यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर 2 करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जैसे उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन आपका 6 हो जाएगा, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 6 हो गया। चलिए कॉम्प्लिकेटेड को आपको देखकर अपना प्रोसेस को जारी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर N2 ऐसे ही लिखिए एज इट इज, 3H2 आप ऐसे एज इट इज लिखिए, आप 2NH3 आप लिख दीजिए। क्लियर? ये आपका करेक्ट संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं? चलिए आप लोग इसी प्रोसेस को अपनाकर आप कोई भी जो आपके क्लास 10th में है आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए जाकर और बनाने की कोशिश कीजिए इस तरीके से। कॉम्प्लिकेटेड आप बस कॉम्प्लिकेटेड में देखिए कि जो तत्व आया हुआ है उसमें परमाणु की संख्या कितना है, उसी को मैनेज कीजिएगा दोनों साइड, ठीक है, आपका हो जाएगा।
अब हम चलते हैं बीजगणितीय विधि से प्रूव करते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं N2 + 3H2, आप तीर लेकर यहाँ पर ले लीजिए 2NH3, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो बीजगणितीय विधि में क्या होता है, इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। Fe3 + H2O और रिएक्ट करके Fe3O4 + H2। देखिए बीजगणितीय बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। ओके, देखिए पेशेंस क्या रखना है, तो आप सावधानी से इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रोसेस पर बेस्ड है, आधारित है, ठीक है। तो थोड़ा जो मैथ जिसको समझ में नहीं आता है वो थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको देखेगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, और जिसको मैथ फुल्ली आ रहा है समझ में तो वो तो इसको सॉल्व कर ही लेगा। चलिए इसमें क्या होता है, आप ABCDE ऐसे डट जितना इसमें टर्म होगा, जितना इसमें अभिकारक होगा या उत्पाद होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए इसमें हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो AFE प्लस इसमें हम लोग B से मल्टीप्लाई करेंगे BH2O, क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसमें हम लोग C से मल्टीप्लाई करेंगे CFE3O4, कोई दिक्कत। इसमें हम लोग D से मल्टीप्लाई करेंगे DH2। अगर और भी कुछ होता तो हम और भी इसमें से लेटर को लेते जाते और यूज करते जाते। इतना तो हो गया। अब चलिए हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन कहता है कि अभिकारक के प्रत्येक तत्व उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो प्रत्येक तत्व का मतलब क्या, Fe के परमाणु इधर के Fe के परमाणु के बराबर होना चाहिए, Fe3 के, इधर के हाइड्रोजन उधर के हाइड्रोजन के बराबर होना चाहिए, इधर का ऑक्सीजन उधर के ऑक्सीजन के बराबर होनी चाहिए। तो चलो हम कर लेते हैं। तो पहले परमाणु आगे रहता है, तो परमाणु तो A में 1 से मल्टीप्लाई तो A, तो उधर के परमाणु कितना है 3 है, तो 3C, यानी कि A जो है 3C के बराबर हो गया, क्लियर, ये काम हो गया। तो इसको ब्रैकेट से हटा लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो जो परमाणु लेंगे उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लेंगे, यानी कि 2B उधर के 2B जो होगा हाइड्रोजन, देखो उधर और कहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ 2D के बराबर होगा, 2D के 2 से 2 कैंसिल होकर B बराबर हमारा D आ गया, B बराबर D, समझ में आया। इक्वेशन 2, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कि B D के बराबर हो गया, यानी कि B के बदले हम D ले सकते हैं या D के बदले हम B ले सकते हैं। अब चलिए अभी O बाकी है, तो O के यहाँ पर परमाणु 1 है, यानी कि B में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इधर वाला O 4 है, अब 4 इसे कोफिशिएंट C से, यानी कि 4C, क्लियर, यानी B बराबर 4C आ गया। अब आप जब इतना कर लिए तो एक और चीज़ पर ध्यान देना है आप लोगों को, क्या, तो आप लोग जितने भी टर्म हैं उसको एक फॉर्म में कर लीजिए, या तो A में या तो B में या तो C में। देखिए A का वैल्यू 3C आ गया, अब ऐसा कीजिए कि B का वैल्यू भी C के रूप में आ जाए, B का वैल्यू C के रूप में, तो यहाँ पर B का वैल्यू C के रूप में ऑलरेडी आ गया है, क्लियर। अब D का वैल्यू भी C के फॉर्म में लाना है, किसके फॉर्म में, तो देखो तो B और D दोनों बराबर है, तो D बराबर कितना हो जाएगा 4AC हो जाएगा। B और D दोनों बराबर है तो B के जो वैल्यू होगा वही D का वैल्यू होगा, तो B का वैल्यू तो 4C है, तो D का वैल्यू भी कितना होगा 4C ही होगा। अब जब आप इतना कर लिए तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख दीजिए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ से A B C का वैल्यू रख दीजिए, A का वैल्यू 3C, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू हमारा 4C और C का वैल्यू तो C रह जाएगा क्योंकि ऑलरेडी C में है, और D का वैल्यू कितना 4C है, C से C कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो 3:4:1:4, ठीक है। अब आप देखिए A का वैल्यू कितना आ गया 3, B का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है, और C का वैल्यू 1 और D का वैल्यू 4, ठीक है। ये तो हम ऐसे दिखाने के लिए एरो दे दिए, ठीक है। अब A का वैल्यू 3,
तो जहाँ जहाँ है हमारा इक्वेशन में ए वहाँ पर रख देंगे। तो जगह हाँ यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए ए एफ ई है तो ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 एफ ई हो गया। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, ए एफ ई प्लस बी एच टू ओ। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा हम क्या करने वाले हैं। सी एफ ई 3O4 प्लस डी एच टू। ए का वैल्यू कितना आया हुआ है, ए का वैल्यू 3 आया है, 3 रख दे 3 एफ ई। बी का वैल्यू कितना आया हुआ है, बी का वैल्यू 4 आया है तो 4H2O। सी का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1 रखने पर वही हो जाएगा सेम Fe3O4 प्लस डी का वैल्यू कितना आया हुआ है, डी का वैल्यू 4 आया 4H2। तो देखो तो जो इधर आया हुआ था इस मेथड से यानी कि हीट एंड ट्रायल मेथड से, वही आ रहा है बीजगणितीय विधि से भी। इसका मतलब क्या, आप बीजगणितीय विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप हीट एंड ट्रायल से नहीं कर सकते हैं उसे आप बीजगणितीय विधि से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, केवल उसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आप ठीक होना चाहिए। आप मैथमेटिक्स में आगे रहेंगे तो इसको ईजिली कर लेंगे। केवल ए बी सी डी से मल्टीप्लाई कर देना है सब टर्म में, ए से बी से सी जितना भी प्लस 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 है। ओके, और उसके बाद आप डेफिनेशन को अनुसार चलेंगे। डेफिनेशन आपसे कहता है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्व, जैसे एक ये तत्व है तो इसके परमाणु की संख्या उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या का बराबर होना चाहिए। यानी कि इसके एफी वो उत्पाद वाले एफी के बराबर होना चाहिए। हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पर है तो उधर वाले हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर होना चाहिए। ऑक्सीजन के जो परमाणु है उधर वाले ऑक्सीजन के परमाणु के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मुझे पता नहीं है कि कितना परमाणु इधर है कितना परमाणु उधर है, तो हम ए बी सी डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ए से मल्टीप्लाई किए तो जो परमाणु होगा उसके साथ हम लिए है ए, तो उस उधर वाले जो एफी का होगा, जैसे एफी का यहाँ पर सी है तो सी 3 सी, ठीक है ना, बराबर होने चाहिए दोनों। उसी तरीके से यहाँ पर B2 तो 2 यानी 2B तो 2B, तो उधर वाले हाइड्रोजन की तरह तो 2D के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप इसको बेस मानकर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो एक और है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे N2 प्लस H2 रिएक्ट करके NH3 बनाया। ठीक है, इसमें भी A B और C से मल्टीप्लाई कर लीजिए और कंपेयर कीजिए। इधर नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, इधर 2 है, तो 2A बराबर है C के। ठीक है, तो यहाँ पर A का वैल्यू निकाल लीजिए C/2। क्लियर, यहाँ पर इक्वेशन 1। उसी तरह से यहाँ पर 2B है, उधर हमारा 3C के बराबर है, तो यहाँ का B का वैल्यू निकालिए 3C/2। क्लियर, तो B का वैल्यू भी C के रूप में आ गया। ठीक है, अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कैसे करेंगे, तो A/B 2 ही है इसमें टर्म, तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू हमारा C/2 है और इसमें B का वैल्यू कितना है 3C/2। C से C कैंसिल हो जाएगा और 2 का लघुत्तम 2 होगा, कितना होगा 2। अगर 2 रहता है यहाँ पर 3 होता तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता 6 होता। तो बट्टा में जो रहता है तो उसका जो एलसीएम होता है उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो फिलहाल यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब उसी 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल 3 बचेगा। यानी कि A/B, A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 3। अब आप यहाँ पर रख सकते हैं A का वैल्यू कितना 1 आया है तो N2 रह जाएगा, यहाँ पर 1 देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्लस BH2 है तो B की जगह 3 है तो 3H2 है। क्लियर, और C का वैल्यू यहाँ पर C लिख देना चाहिए। ठीक है, C गड़बड़ हो गया है। ठीक है, 1। ठीक है, और C से C कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो 2 से जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2, फिर इसमें मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। क्लियर,
तो यहाँ पर C का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 यहाँ पर रख दें 2NH3। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर C छोड़ दिए हैं, क्लियर। तो इसमें 3 टर्म लेते हैं A B C, तो A/B/C, ठीक है। A का वैल्यू हमारा आया था, A का वैल्यू आया था C/2, B का वैल्यू आया था 3C/2 और C का वैल्यू आप जानते हैं C रन दीजिए, ठीक है। तो A/B/C, तो A का वैल्यू इतना, B का वैल्यू इतना, C के सही रन दीजिए, ठीक है। और C कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब 1/2 यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 1 बचा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म में, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रह जाएगा। तो A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 2, ओके। तो आप जैसे ही A और B C का वैल्यू निकल रहा है, आप सिंपली उसको वहाँ पर रख दीजिए, आपका इक्वेशन जो है संतुलित हो गया, यानी कि बैलेंस हो गया। तो आप लोग बैलेंस करना सीख गए। चलिए, तो इसी तरीके से आप लोग और भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे किसी विद्वान व्यक्ति का ही लेक्चर को क्यों न सुन लो, ठीक है। वो सूट तभी करेगा जब आप खुद से मेहनत करेंगे, क्योंकि खुद ही को कर बुलंदना कि हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। यानी कि इंसान जो चाहेगा वही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि भगवान भी अपने बंदे से बोलते हैं कि तुम जो चाहोगे वही होगा, ठीक है। तो जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुमको फल मिलेगा, और फल हमेशा मेहनत के उपरांत ही मिलता है। तो आप मेहनत करें, आपका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लेना चाहे तो, और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अब चलिए, आप जो टॉपिक सीखने वाले हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में इससे भी क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त सूचनाएं क्या क्या हो सकता है। यानी कि जो हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं उससे क्या क्या सूचना हमको प्राप्त होता है, उन सूचनाओं को लिखें, ओके। तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, ओके। तो हम एक एग्जांपल के द्वारा ही समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ पढ़ लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन इससे मिलता है। देखिए, पहला जो इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद क्या बन रहा है। तो देखो तो कि ये अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पर ये अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। ये अभिकारक है, तो अभिकारक में कौन कौन सा पदार्थ भाग लिए हैं इसका नाम आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है उसका इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं। तो ये पहला काम आप कर दिए, ठीक है। पहला काम क्या किए कि अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग लिए। दूसरा, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बना, ओके, यानी कि उसका जो उत्पाद बना उसका भी नाम आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसी को दे सकते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन आप दे दिए। दूसरा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अभिकारक के क्रम से कितने परमाणु या अणु अभिक्रिया कर उत्पाद के कितने परमाणु या अणु का निर्माण करते हैं। तो आप देखो, अभिकारक के यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभिकारक के कितने परमाणु हैं, तो 2 दूना 4 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। आप चले अणु की बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 अणु है। देख पा रहे हैं ना। तो हाइड्रोजन के 2 अणु 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 अणु 2 परमाणु संयोग करके, यानी कि आपस में मिलकर जल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। जल के 2 अणु, ठीक है। अणु जो होता है परमाणुओं के संयोग से बनता है। ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ठीक है, मिलकर जल के 2 अणु बनाया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो आप ये बता दिए कि अभिकारक में जो तत्व, यानी कि जो इसमें तत्व भाग लिया है वो कितने परमाणु या अणु के साथ संयोग करके कितने अणु या परमाणु वाला उत्पाद का निर्माण किया है। ये भी आप इन्फॉर्मेशन किसी को दे सकते हैं। क्लियर। ये दूसरा हुआ। तीसरा, आयतन के विचार से अभिकारक का कितना आयतन संयोग कर उत्पाद का कितना आयतन बनाता है। तो देखो,
इसी परमाणु को यदि इसी अणु को यदि आप आयतन में बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 आयतन, ऑक्सीजन का 1 आयतन, कितना आयतन? 1 आयतन आपस में संयोग करके जल का 2 आयतन बनाया हुआ है। कितना आयतन? 2 आयतन। तो आप इसे अणु बोले या आयतन बोले, बात हमारा बराबर है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारा आयतन के विचार से। तो कोई पूछेगा कि अभिकारक में कितना आयतन वाले पदार्थ मिलकर कितना आयतन उत्पाद बनाए हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर अणु हटा देकर यहाँ पर आयतन लिख दीजिए, यानी कि 2 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन आपस में संयोग करके यानी कि मिलकर 2 आयतन वाला जल का निर्माण किया है, यानी कि H2O बनाया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और भी हम आगे देख सकते हैं कि भार के विचार से, ठीक है, भार के विचार से अभिकारकों के कितने भार अभिक्रिया कर उत्पादों के कितने भार बनाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखो, भार के विचार से यदि देखा जाए तो भार को कभी भी हम ग्राम में व्यक्त करेंगे केमिस्ट्री में, तो आयतन को हटा कर वही भार कर दो, यहाँ पर 2 ग्राम ले लेंगे, सॉरी देखिए, भार के विचार से यदि चले तो देखो, तो यहाँ पर भार इसका निकाल देते हैं, अणु भार, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, अणु भार कितना होता है? 1 में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें, आप बाहर 2 है तो 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि हाइड्रोजन के 4 ग्राम, कितना ग्राम? 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑक्सीजन के देखो, तो ऑक्सीजन का एक परमाणु का ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना? 16, तो 2 ठो है यहाँ पर, 16 दूना 32 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम। तो हाइड्रोजन के 4 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम आपस में अपक्रिया करके कितना इसका निकाल लेते हैं? 2 इंटू हाइड्रोजन के 2 प्लस 16, 2 इंटू 16 2 18, 18 दूना 36 ग्राम जल का निर्माण किया हुआ है। इधर भी 36 आएगा, 32 और 4 36, तो अभिकारक के कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 4 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम द्रव्यमान मिलकर क्या बनाया हुआ जी? 36 ग्राम जल बनाया हुआ है। तो आप द्रव्यमान यानी कि आप भार के विचार से भी आप इसको बता सकते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला? यानी कि इसके समीकरण से। ये अगर समीकरण नहीं लिखे होते तो शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होता, ठीक है। क्योंकि समीकरण जब लिखे तो आप उसके भार को कैलकुलेट कर लिए और कैलकुलेट करके बता दिए कि अभिकारक में कुल कितने द्रव्यमान वाले तत्व भाग लिए हैं और उत्पाद कितना ग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, और भी हो सकता है इसमें कि आयतन के विचार से, भार के विचार से देखा गया तो भी आप इसको आराम से निकाल लिए, ठीक है। अब चलिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि गैस बनता है तो उसका आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर प्रति मोल होता है। कितना होता है? एसटीपी पर 22.4। तो ये भी कभी कभी हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 22.4, ये एसटीपी पर है, एसटीपी पर यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। जब हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर होता है। तो आप अगर पता है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करके आप उसका आयतन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये तो था हमारा इन्फॉर्मेशन। आप अपने बुक से जाकर अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। इसमें 5 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पाँचों इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे ढंग से लिखें कि कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन मिला है रासायनिक समीकरण के द्वारा, ठीक है। उन इन्फॉर्मेशन को, उन सूचनाओं को आपको नोट आउट करना है, ठीक है। और नोट करने के बाद उसको याद कर लेना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से लिख सकें, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला होता है वो आपका कॉपी देखकर ही पता करेगा कि तय करेगा कि आप कितना ब्रिलियंट है या आप कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो आप ऑब्जर्विंग पावर, समझने की क्षमता, राइटिंग पावर, लिखने की क्षमता और लिसनिंग पावर, सुनने की क्षमता को अच्छे ढंग से कवर करें, ठीक है। तभी आप बढ़िया व्यक्ति बन सकते हैं या अच्छे एजुकेटेड पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी मिली है तो कुछ तो सीखना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। जैसे कि
आप अभी कर रहे हैं, ठीक है। और आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि मेरा भी मेहनत का फल जल्दी मिल जाए। ओके, और चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक को सीखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए, अब आप लोग इस टॉपिक को देखें ध्यान से। रासायनिक समीकरणों में भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री में, ठीक है। आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इसी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप उसके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कीजिए, लिख कर नहीं, आप लोग उसके सिंबल के द्वारा, उसके संकेत के द्वारा, ठीक है। जैसे कि ठोस, यानी कि अगर सॉलिड है तो उसके लिए एस लिखना पड़ेगा, जैसे लोहा, ठीक है, यानी कि आयरन, आयरन एफ ही जो है हमारा सॉलिड है तो एस देना पड़ेगा, ठीक है। द्रव के लिए एल इस्तेमाल कीजिए, लिक्विड, ओके। गैस के लिए जी, ठीक है। और जलीय घोल, मान चले कोई चीज़ जल में घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है, तो उसको इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए ए क्यू, सिंपली ए क्यू का यूज कीजिए। अगर H2O लिखा है तो इसका मतलब आप गैस समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल जी से गैस होगा। तो आप लोग ये मत समझने लगे कि पानी कहाँ गैस होता है, भाप के रूप में होता है, ठीक है ना। तो H2O का मतलब यहाँ पर जी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है भाप, यानी कि स्टीम। जब पानी को गर्म करेंगे तो भाप में कन्वर्ट होता है, तो उस समय पानी जो होता है गैस के फॉर्म में होता है। अगर सांद्रता को रिप्रेजेंट करना है, सांद्रता का मतलब होता है क्या, कि उसमें जो विलय है उसकी मात्रा कितनी है, ठीक है। जैसे मान चले पानी में चीनी 1 चम्मच घोले हैं, या 2 चम्मच या 3 चम्मच, ठीक है, यानी कि घोले हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मिला रहे हैं उसकी मात्रा एक्वस सॉल्यूशन में कितनी है, ठीक है। तो उसको हम लोग, अगर वो पतला है तो उसको डाइल्यूट करेंगे, अगर गाढ़ा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्क बोलेंगे, ठीक है। सांद्रता कंसंट्रेशन के लिए हम लोग क्या देंगे, सांद्र के लिए कॉन्क, कॉन्क का मतलब बिल्कुल गाढ़ा, और तनु के लिए DIL, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। और छेप के लिए, प्रिसिपिटेट के लिए हम लोग तीर के निशान नीचे क्यों लगाएंगे, उसको हम लोग डाउनवर्ड बोलेंगे, और ऊपर रहेगा तो अपवर्ड। तो ऊपर जो लगाते हैं हम लोग, तो गैस के लिए लगाते हैं कि गैस ऊपर की ओर उड़ता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, यहाँ पर डाउनवर्ड है, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब उसमें प्रिसिपिटेट बनेगा, यानी कि अवक्षेप बनेगा। जिस तरह से लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में आप देख रहे थे कि लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा था, ठीक है, और किस तरीके से अवक्षेप का निर्माण हो रहा था येलो कलर का। तो बिल्कुल आप लोग वहाँ पर अवक्षेप न लेकर केवल एरो के निशान ऐसे डाउनवर्ड लगा देंगे, तो ऐसे पता चल जाएगा कि अवक्षेप के लिए आप रिप्रेजेंट किए हुए हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ ले रहे हैं, जैसे Fe लोहा है तो यहाँ पर S दे दिए हैं और उसको बैलेंस भी कर दिए हैं। यहाँ पर H2O भाप से, देखिए लोहा कभी भी भाप से ही रिएक्शन करता है, तो 4H2O यानी कि ये गैस है, तक G लगा दिए हैं। Fe3O4 सॉलिड में ही आएगा, S यानी कि ठोस ही बनेगा। H2O हमारा वहाँ पर गैस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए जिंक S यानी कि सॉलिड है। तनु H2O एक्वा सॉल्यूशन में है, पानी में घुला हुआ है, ठीक है। और ये तनु का मतलब ये पतला है, ठीक है, पतला मतलब वो गाढ़ा नहीं है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है और तेजाब का मात्रा कम है H2SO4 का। देखिए बनाया क्या है, जिंक सल्फेट बनाया हुआ है AQ के फॉर्म में, ठीक है, और H2O लिक्विड के फॉर्म में बना हुआ है, क्लियर। और यहाँ पर आइए, सोडियम सल्फेट है, ये AQ के फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन जलीय घोल के, तो हम AQ रिप्रेजेंट किया है। बेरियम क्लोराइड जो है वो AQ के फॉर्म में है। बनाया क्या हुआ है, बेरियम सल्फेट सॉलिड, और सॉलिड बनेगा तो नीचे जाकर पेंदी में बैठेगा, तो हम उसको प्रेसिपिटेट के लिए और छेप के लिए हम एरो के निशान नीचे डाल दिए हैं। इससे पता चल जाएगा कि वो प्रेसिपिटेट ही बनने वाला है, यानी कि अवक्षेप ही बनने वाला है। और NaCl तो AQ के फॉर्म में बनेगा, क्लियर। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर हमको उसकी भौतिक अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करना है तो उसके भौतिक संकेत के द्वारा हम लोग करेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से हम उसको लिख सकते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल सकता है इससे। तो और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिक बनाने के लिए, सूचना वध करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ों को यूज करते हैं। इससे हमारा जो इक्वेशन है अच्छे ढंग से दिखने लगता है और
बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अभी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, उसको भी सीखते हैं। इसको पहले इरेज कर ले या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब चलिए कुछ विशेष शर्त होता है जिसे हम लोग रासायनिक समीकरण के लिए यूज करते हैं। जैसे आवश्यक शर्तों को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखकर दर्शाया जाता है। मान चलिए कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें ये कंडीशन है कि उसे इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन को कराना है। ठीक है, और तो उस तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वहाँ पर नोट करके लिख देते हैं यहाँ पर 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है ना, तो उस प्रेशर को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, उस दाब को। ठीक है, और हम अपने इक्वेशन को लिख देते हैं। माने चलिए कुछ कैटलिस्ट ओवर होता है, उत्प्रेरक ओवर, तो उस उत्प्रेरक यानी कि जो 340 ATP है एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होता है, तो रासायनिक अवक्रिया के दर को बढ़ाता है या घटाता है। यही काम करने के, जिस तरह सूर्य के प्रकाश में यदि कोई चीज़ रख देते हो तो क्या होता है, वहाँ पर उसकी रेट ऑफ चेंज केमिकल इक्वेशन बढ़ जाता है। ठीक है, या घट जाता है। यही दो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए 6CO2 + 6H2O। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाता है, जैसा कि सूर्य के प्रकाश यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में जैसा कि होता है। और उसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो सूर्य के प्रकाश को यहाँ पर तीर के ऊपर लिख दिया है। और वो किसके मदद से होता है, तो क्लोरोफिल के मदद से होता है। तो क्लोरोफिल को यहाँ पर भी हम इंडिकेट कर दिए हैं, दिखा दिए हैं। और जो बनता है उसको यहाँ पर हम तीर के बगल में यानी कि उसके तीर के बाद हम लोग उसको लिख लेते हैं। C6H12O6 यानी कि एक ही को फॉर्म में बनता है, जलीय घोल के फॉर्म में बनता है। और जो ऑक्सीजन है बाई प्रोडक्ट के यानी कि उप उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऊष्मक्षेपी होता है और कुछ ऊष्माशोषी होता है। यानी कुछ ऐसा रासायनिक अवक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा निकलता है बाहर की ओर, और कुछ ऐसा रासायनिक अवक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा लिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि कार्बन को जलाइए, कोई लकड़ी को जलाइए, तो लकड़ी जलाएंगे वहाँ पर हीट निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, जब ऊष्मा निकलेगा तो आप रासायनिक समीकरण को लिखेंगे और जो लास्ट में उत्पाद बनेगा उसमें प्लस करके ऊष्मा दे देंगे। प्लस करके ऊष्मा देने से हमको इस बात का पता चल जाएगा कि उससे ऊष्मा निकल रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा रासायनिक अवक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो तोड़ने के लिए ऊष्मा देना पड़ेगा तब तो वो टूटेगा। तो ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा ले रहा है, लेने के बाद वो टूट रहा है, उसके बॉन्डिंग टूट रहा है ऊष्मा लेने के बाद, तो माइनस वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा क्षेपी को हम समीकरण के अंत में प्लस ऊष्मा या ऊर्जा, ऊष्मा बोलो या ऊर्जा, और ऊष्मा शोषी को माइनस ऊष्मा या ऊर्जा लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन है, कार्बन को सी से उसको जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा या ऊर्जा बनेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि कंबाइन कराएंगे तो ये ऊष्मा लेगा, तब नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, तो माइनस ऊष्मा करते हैं। कुछ कैटलिस्ट होता है यानी उत्क्रमणीय और रिवर्सिबल रासायनिक अवक्रिया होता है जो रिवर्स हो जाता है। जैसे N2 और O2 दोनों के रिएक्शन करेंगे तो NO बनाएगा, और फिर ये टूटेगा तो फिर हमारा N2O2 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको रिवर्सिबल रासायनिक समीकरण बोलते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय है, यानी इधर से इधर भी जा सकता है, फिर इधर से इधर भी आ सकता है। तो उसके लिए ये चिन्ह देते हैं, यानी कि आधा तीर वाला। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से हम लोग ये क्लास 10th का जो केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन है इसका पहला लेक्चर है ये। इस लेक्चर में हम लोग इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर किए। ठीक है, अब जो हम लोग सीखने जाएंगे वो सेकेंड लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। उसमें हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होता है। यदि आप लोग उसको सीख गए तो आप लोगों से रासायनिक समीकरण से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, छूटेगा नहीं, और आगे चलकर आप लोगों को हेल्प मिलेगा। केमिस्ट्री बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि आप कलम कापी और पेन को मित्र बनाइए, अपना दोस्त बनाइए, और उसके साथ अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसी के साथ आपको जीना है, उसी के साथ आप लोगों को रहना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप मेरे इस वीडियो को यदि इफ़ेक्टिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए,
और कमेंट करके बताइए कि क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या कमी हो रहा है और आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा ये चैनल ग्रोथ करे और भी आगे जाए और मुझे आपसे प्रेरणा मिले कि मैं और भी सारे अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाऊं, मुझे भी मेहनत करने की एक मौका मिले, ठीक है। आप लोग कृपया मेरे साथ रहे, मेरे को साथ अपना दें, ठीक है। यही मैं चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर नया हूँ और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।